सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा काफी दिन बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था। अभी हमने नया सेटअप लगाया हुआ है, कभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो हमने शुरू किया था बेटा इमरजेंसी का जो हमारा चैप्टर था उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। इसके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी आपके पास है। थर्ड पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। 11th क्लास में भी आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है? गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करो या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करो, ये सब मिलके बनाते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव की क्या लड़ाई हो रही थी जुडिशरी से इमरजेंसी के टाइम पे, यही हम आज करने वाले हैं। हुआ यूं बेटा कि आप देख ही रहे हो कि इंदिरा गांधी अपनी पूरी मनमानी कर रही है, लेकिन इंदिरा गांधी की मनमानी का हद तब पार हो गया जब हमारे यहां क्या होने लगा? अपॉइंटमेंट होने लगा। किसका? जजेस का। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। 1973 का आप केस देखो बेटा। अब इन्होंने सुपरसीड करके जजेस को, इन जनरल हमारे यहां क्या होता है कि जो भी जज अपॉइंट होता है वो सीनियोरिटी के बेस पे होता है। जो सबसे सीनियर मोस्ट रहेगा वही जज बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहां क्या हुआ है? गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया A.N. रॉय साहब को, ठीक है ना, एज ए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया A.N. रॉय को और बाईपास कर दिया 3 सीनियर जजेस को जिन्होंने रूल किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ उनके अगेंस्ट रूलिंग दिया था। उन तीनों जजों को बाईपास करके जो चौथे नंबर के A.N. रॉय भाई साहब थे, इनको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक तरह से सीनियोरिटी का अपमान हो गया। एक तरह से इन जजेस को लगा भाई तो हमारी इंसल्ट हो गई, जो हमारा एक पूरा डेकोरम बना हुआ था वो इन्होंने खराब कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने पहला काम तो ये किया कि उन जजों को औकात दिखाने की कोशिश किया जिन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ केसेस जो है बहुत सारे फैसले दिए थे। फैसले तो आपको पता ही कौन कौन से फैसले थे। अब देखो, एक तो इसमें ये था बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी एज पर केशवानंद भारती केस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केशवानंद भारती नाम के एक संत थे, उनकी बहुत सारी उनके मठ की जमीनें थी केरला के अंदर जिसको सरकार लेना चाह रही थी। लेकिन वो गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला कि आप हमारी जमीन नहीं ले सकते हो, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इसको नहीं ले सकते हो। बट गवर्नमेंट का तर्क था कि गरीबों की भलाई के लिए, लोगों को देने के लिए गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है जमीनों को। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। इनिशियल फेज में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई अब इनकी जमीन नहीं ले सकते हो। फिर फाइनली जो केस का फैसला आया और उसमें बताया गया कि भाई गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हुए एक बात का ध्यान रखेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये आपका घर की छत है और इसके ऊपर बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं बेटा, तो कमरों के अंदर डिजाइन चेंज हो सकती है, दीवारें बदल सकती हैं, लेकिन जो ये मेन पिलर्स हैं, ये जो नींव है, अगर इसी को तोड़ दोगे तो पूरा घर गिर जाएगा। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई बदल नहीं सकता है, उसकी बात हुई। तो इस लैंडमार्क जजमेंट में हुआ क्या था बेटा? द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस रूल्ड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगी, ये बता दिया। पार्लियामेंट ट्राइज टू अब्रीज राइट्स टू प्रॉपर्टी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पार्लियामेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को कट कर सकती है? नहीं, फंडामेंटल राइट हमारे लिए ज्यादा सुपीरियर है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है, कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आप नहीं जा सकते हो। तो इसमें बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट सुपीरियर है, लेकिन और दूसरा एक भी बता दिया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? ये टाइम टू टाइम पे जुडिशरी इंटरप्रेट करके बताएगी। कुछ चीजों को बता दिया है, जैसे हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म है, ये सब हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पहले से ही है, ये बता दिया गया है।
ये तो आपने देख लिया बेटा। अब फैन फैक्ट की अगर बात करूं तो सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी बिगेन डिमांडिंग कमिटेड जुडिशरी लॉयल टू द रूलिंग पार्टी। आपने कमिटेड लोगों की बात तो सुना होगा कि भैया मैं बहुत कमिटेड बंदा हूं। यहां पर कमिटेड जुडिशरी की बात की जा रही है कि भैया जुडिशरी अपनी मनमानी नहीं करेगी। सरकार अगर कुछ सोशल वेलफेयर का काम करना चाहती है तो जुडिशरी को उसको उसके साथ हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे उन्होंने बोला कि आप भी कमिटेड बन जाओ जुडिशरी को, लेकिन जुडिशरी ने बोला बिल्कुल नहीं, हमारा तो काम ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है कि हम जो है रखवाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे यहाँ पे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, सुरक्षा की, सेफ्टी की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और वही कमिटेड हो गई कि फिर तो काम खत्म। अब देखो एग्जाम के लिए टिप क्या है बेटा, केशवानंद भारती केस है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसीडिंग है, प्रेजेंट है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमने देखा कि मामला चल क्या रहा था करंट में, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। इंदिरा जी का इमेज देख रहे हो, एकदम मस्त बैठी हुई यहां पर, पूरा भूचाल मचा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हुआ क्या बेटा, इंदिरा जी का जो इलेक्शन था उसको लेकर एक इश्यू हुआ था। जगमोहन सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट डिक्लेयर इंदिरा गांधी का इलेक्शन 1971 का इलेक्शन इनवैलिड बेस्ड ऑन राजनारायण पिटीशन। राजनारायण कौन थे भाई? राजनारायण इंदिरा जी के अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़े हुए थे। जैसे मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में एक अजय रॉय नाम के खड़े हुए थे, हालांकि मोदी जी जीत गए लेकिन वो उनके सामने खड़े थे। उसी तरीके से यहां पर इंदिरा जी के सामने खड़े थे राजनारायण, और इन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दिया कि जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन उन्होंने चीटिंग करा है, उसमें बहुत सारे उन्होंने गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल करा है जो उनको नहीं करना चाहिए था। और इलाहाबाद ने बोल दिया कि भाई राज बाबू की बात तो सही है, इलाहाबाद ने बोल दिया कि ये जो इनका इलेक्शन है ना वो इनवैलिड है। अब इंदिरा गांधी को लगा टेंशन हो गया, भाई मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगी। फिर हुआ क्या, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई, ये देखो ये 12 जून की बात है, 14 जून की। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड पार्शियल स्टे कि नहीं भाई, बोल दिया कि हाई कोर्ट वाले को भाई रुक जाओ, एक बार देखते हैं। अब ये क्या कर सकती हैं, इंदिरा जी कैन रिमेन प्राइम मिनिस्टर बट कैन नॉट वोट इन लोकसभा। इंदिरा जी प्रधानमंत्री तो रहेंगी एज पर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगा हुआ था, लेकिन इंदिरा जी अगर कोई वोटिंग होगा ना तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री बनकर देश संभालती रहो, लेकिन आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने राइट को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपके खिलाफ केस चल रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो 12 जून, 24 जून, अब 25 जून आ गया है। जेपी ऑर्गेनाइज मैसिव रैली कहा रामलीला ग्राउंड में, डिमांडेड रेजिग्नेशन, आस्क आर्मी पुलिस टू डिसओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर। उन्होंने बोला, किसने? जेपी बाबू ने, जयप्रकाश नारायण ने बोला कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो इमोरल है, इसको कोई भी हक नहीं, अनैतिक तरीके से इलीगल सरकार बनाई गई है, इसको हम नहीं मानते। पुलिस वाले को, आर्मी को, सबको बोला इनका कोई भी ऑर्डर है उसको डिसओबे कर दो, मत मानो। इंदिरा जी इलीगल तरीके से सरकार चला रही। फन फैक्ट की अगर बात करूं तो भाई राजनारायण भाई साहब जो थे उन्होंने पिटीशन क्या किया था, फाइल किया था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कुड बी वॉइडेड बाय हाई कोर्ट जज। ये देखो पहली बार ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को किसी जज ने क्या किया था, उनके खिलाफ डिक्लेयर किया था, क्या डिक्लेयर किया था कि इनका आपका जो इलेक्शन है वो इनलीगल। देखो अब ध्यान रखना, नोट द एग्जैक्ट डेट, 12 जून को क्या हुआ था, 25 को क्या हुआ था, ये सब ध्यान रखो। सारी डेट जरूरी नहीं है लेकिन कुछ डेट तो जरूरी है। इमरजेंसी कब लगा था ये तो आपको पता ही होना चाहिए। विद सच अ मैसिव सपोर्ट, ये बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं हटा सकता, पब्लिक का फुल सपोर्ट है। लेकिन पब्लिक के सपोर्ट के पीछे का काला कारनामा तो पता ही था। अब आ गई है वो काली रात और आ गया है वो खतरनाक दिन, जिस दिन क्या होगा, इमरजेंसी की शुरुआत होने वाली है।
द मिडनाइट डिक्लेरेशन 25 जून 1975। अब हुआ क्या है मेरे बच्चों, द क्लॉज आर्टिकल 352 इन्वॉल्व ऑन ग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे आर्टिकल 352 लगा दिया गया। क्या इमरजेंसी 356 लगता है स्टेट गवर्नमेंट में, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, और यहां पे क्या हुआ 352 लगा दिया गया और बोल दिया गया कि 352 लगाने का जो ग्राउंड है ना, जो रीजन है वो है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, देश में माहौल ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी ने बोला लगाओ इमरजेंसी। अब देखो हुआ क्या यहां पे, द इमीडिएट एक्शन ऑफ, देखो मैकेनिज्म, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड इम्पोजिशन टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, प्रोक्लेम इशूड इमीडिएटली। इन्होंने बोल दिया, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद, बड़ा खतरनाक नाम है, बड़ा सा नाम इनका भाई साहब का है, इनको बोल दिया कि आप क्या करो, इनको बोल दिया कि आप प्रेसिडेंट, आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। रिटर्न ऑर्डर कुछ नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा ही नहीं, एक बोल दिया ओ फखरू भाई फटाक से इमरजेंसी लगाओ, इन्होंने लगा दिया, इतना जल्दी लगा दिया, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं, इनकी बात मान ली। अब हुआ क्या, इमीडिएट एक्शन आफ्टर मिडनाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज डिस्कनेक्टेड, कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया 6 बजे। अब देख रहे कैबिनेट को इन्फॉर्म लेट किया गया, न्यूज़पेपर प्रिंट होने वाले थे, इमरजेंसी खिलाफ न्यूज, इमरजेंसी की न्यूज फैलाने वाले थे, उनकी लाइट ही काट दी गई, छापो, कैसे छापोगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स की लाइट काट दी गई जो सरकार के खिलाफ कुछ लिख सकते थे या कुछ कर सकते थे। ठीक है, कैबिनेट को इन्फॉर्म लेट किया गया, पहले इमरजेंसी लगा दिया। आप देख रहे हो, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता ही नहीं, देश में इमरजेंसी लग गई, प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया गया। ये सारी मनमानी हुई थी हमारे यहां पे। कैबिनेट वॉज टोटली इन डार्क, अंधेरे में रखा गया। देवर इन्फॉर्म, इमरजेंसी लगाने के बाद उनको इन्फॉर्म किया गया है। अपोजिशन के लीडर को जेल में ठूस दिया, जो भी मनमानी करेगा सबको जेल में ठूस दिया। रिमेंबर द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, ये वाला इंटरनल डिस्टर्बेंस, किस नाम पे इमरजेंसी लगाई गई थी, और फाइनली 44th अमेंडमेंट के थ्रू, 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज भी किया गया है। बाद में सरकार ने बोला भैया ये जो है ना, ये बड़ी बदमाशी हो रही है, इन्होंने क्या किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी लगा दिया, और जो है रिटर्न में ऑर्डर नहीं, कैबिनेट से पूछा नहीं गया, तो फाइनली हमने 44th अमेंडमेंट में कर दिया बदलाव कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे कोई भी इमरजेंसी नहीं लगेगी। आर्म्स रिबेलियन होना चाहिए, एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए, उसके नाम पे इमरजेंसी लगेगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे कोई इमरजेंसी नहीं लगाएगा, ठीक है ना। अब इमरजेंसी में होता क्या है सर, इमरजेंसी के टाइम पे समस्या क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, उसके बारे में देखते बेटा, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी, उसके बाद फिर एक और इसके बाद एक वीडियो आएगा जो हमारा फाइनल रहेगा। अब देखो, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, नॉर्मल टाइम में क्या था, हमारा देश फेडरलिज्म है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। अब क्या हुआ, पावर कंसंट्रेटेड इन यूनियन गवर्नमेंट, जैसे ही इमरजेंसी लगी, इनकी पावर कैंसल, स्टेट की सारी पावर सेंटर के पास आ जाएगी, यही इमरजेंसी होती है। सेकेंड थिंग, प्रेस की फ्रीडम, ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है ना, वो डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर के बाद जो है, जो प्रेस है ना, मीडिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा पिलर है लोकतंत्र का। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्या प्रिंट कर रहे हो आपको ऑफिशियल्स को दिखाना पड़ेगा, सरकार के लोगों को दिखाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल जो है असेंबली, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, और जमाते इस्लामी, इन सबको बैन कर दिया गया। इनको जो है स्ट्राइक को क्या किया गया, डिसअलाउड कर दिया गया। किसी ने स्ट्राइक किया, हड़ताल किया, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे आरएसएस हो, सबको बैन कर दिया गया कि सरकार के खिलाफ ये लोग कोई तैयारी न कर पाए, ठीक है।
और फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए हैं, इसमें से क्या होता है, लगभग फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया। राइट टू मूव कोर्ट, इसको भी कैंसिल कर दिया। आप देख रहे हो आर्टिकल 32, इसको भी कैंसिल कर दिया भैया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज ही नहीं है। अब क्या हुआ, आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ है भैया, उसको कोई नहीं छीन सकता। उसको छोड़ के आर्टिकल 21 को छोड़ के सारे राइट को इन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। ये देख रहा हूं, इमरजेंसी में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन ऐसी रहती है, इमरजेंसी में हालत खराब है, ठीक है। फन फैक्ट की बात करो बेटा, तो सेंसर वाज सो स्ट्रिक्ट, इवन जो है, जो क्या गया, बैंड लिविंग ब्लैंक पेपर। इन्होंने क्या किया न्यूज़पेपर वालों ने, कि जब सरकार ने बोला कि आप सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते हो, तो इन्होंने ब्लैंक पेपर छोड़ दिया। बट सेंसर वाले बोले ब्लैंक भी मत छोड़ो, छापो, अच्छी बात छापो सरकार के खिलाफ, ब्लैंक छोड़ो तब भी हमारी मिटती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ब्लैंक भी मत छोड़ो, आपको छापना पड़ेगा लेकिन सरकार के फेवर में, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, एग्जाम्पलेटिव। इफ आस्क्ड व्हाट इमरजेंसी डिड इट मीन इन प्रैक्टिस, लिस्ट दिस 4 एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट्स। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये चारों लिख देना मेरे बच्चों, ये चारों लिख देना। इमरजेंसी में क्या क्या मसला हो गया, एक्चुअल में क्या सिचुएशन रहती है इमरजेंसी में, ऐसे ही लिख देना और इसी को एक्सप्लेन कर देना, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो बेटा हमने यहां तक कर लिया है, छोटा सा एक पार्ट और बाकी है, नेक्स्ट वीडियो उसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आप बेटा लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।